लगाना है, उन्होंने ही नवाज शरीफ को लेके आना है। तो मैं ये समझता हूं कि जो अवाम है उनके अंदर जिस तरह मैं एनालाइज करता हूं, तो वो चीजें जो हैं वो उनके साथ डिस्कनेक्ट है, अवाम डिस्कनेक्ट है। आप पर मुसल्लत किए जाएंगे, कोई भी लोग आके बैठ सकते हैं। पहले यही नवाज शरीफ साहब थे, वो ये कहते थे उनको बाहर निकाला, मुझे क्यों बाहर निकाला। अब उन्हीं को लेकर आए हैं, यही अदालतें हैं ना, चीफ जस्टिस तो उनके सुप्रीम कमांडर है ना अदालतों के। तो वो अगर ये बात कर रहे हैं कि जी आपने बात नहीं करनी, आपको उनको नहीं पता कि जी मतलब निचली अदालतों के अंदर जो नवाज शरीफ के जनाब एयरपोर्ट के ऊपर अंगूठे लगा रहे जा रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल, ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, ही इज नॉट अ मुल्ज़म, कन्विक्टेड क्रिमिनल को कभी भी इस तरह, मैं एज स्टूडेंट ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं, एक अदना सा लॉ का स्टूडेंट होने के, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले तो जो प्लेटें जो है घिस गई थी उसके ऊपर भेजा नहीं जाता इस तरह, फिर 4 महीने के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भेजा गया, और वो 50 रुपए का जो जिसने गारंटी दी थी वो मुल्क का वजीर आजम बन गया था। जिस दिन उसको कन्विक्शन, उसकी इंडक्ट करना था, उसमें फर्द जुर्म आयद होनी थी बिलियंस ऑफ रुपीस की। और दूसरी तरफ आप देखें कि मियां साहब को इस तरह रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है कि पता नहीं, जिस तरह और तय कर लिया हो जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ने वो शख्स को है वजीर आजम बनाना है। मुझे बताएं कि 40 साल से यही लोग, अंदाज उनका आने का वो तो शहाना है, वो तो प्रोटोकॉल तो वही दिया जा रहा है जो एक वजीर आजम को दिया जाता है। यानी मैं वही शुक्र वाली बात तो नहीं रह जाती। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि जो उनको प्रोटोकॉल देने की बात करें, तो आप दूसरी तरफ ये बताएं, अगर आपने 8 फरवरी से पहले ही ये तय कर लिया है कि मियां साहब जो हैं इर्रिस्पेक्टिव के उनके किस किस्म की कन्विक्शन हो चुकी है वो मुजरम है। आप रिमेंबर वन थिंग, मुल्ज़म इज समथिंग एल्स, जिस पर इल्जाम होता है वो साबित नहीं, जो उसको सजा हो चुकी है वो जनाबे वाला वो आके उसको कहे रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है, वो जनाब वो वजीर आजम का स्टेटस दिया जा रहा है, उनके साथ आपको वो प्रोटोकॉल जिस तरह बात कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए लेके जा रहा है, और पूरी जो पंजाब की गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत जो है वो उनको फैसिलिटेट कर रही है। और दूसरी तरफ वो देखें, वो जलसा 2-3 जलसों की डीसी ने, अदालतों ने, हाई कोर्ट ने इजाजत दिया कि जनाब आप वर्कर्स कन्वेंशन ही कर लें, वहां पुलिस पहुंच जाती है, पर्चे होना शुरू हो जाते हैं, वो बंदों को पकड़ के अंदर करना शुरू कर देते हैं। तो ये अगर आपने इस तरह के इलेक्शन ही करवाने हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है इलेक्शन करने का, अरबों रुपए पाकिस्तान के नुकसान। आप नोटिफिकेशन जारी कर दें कि प्राइम मिनिस्टर मींस, आप आइन में भी तरमीम कर दें कि जी 2 बंदे आइन में तरमीम कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मींस नवाज शरीफ, और जनाब वो जिसको एक छोटा सा सवाल करूंगा कि प्लीज आइन में तरमीम करने की जरूरत है। जिस तरह के फैसले मुसल्लत किए गए, जिस तरह यानी सुप्रीम कोर्ट की तो हैसियत कुछ नहीं है, वो तो आज एक, जैसे अगर कोई हैसियत होती तो पिछला फैसला ही मनवा लेती, और इसी तरह पार्लियामेंट का भी कोई यानी कोई वजूद की जरूरत है, आइन में तरमीम करने की जरूरत है। सिंपल एक जी मैंने आपने गौर नहीं किया, मैंने कहा है कि 2 बंदे मिलकर आइन में तरमीम कर सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दें, ठीक है ना। तो आइन में तरमीम हो गई है जनाब, 1973 का उसमें आ गया, तो उसमें जनाब हम प्राइम मिनिस्टर जो है, हम 2 बंदे मीम्स आइन जो है हम खुद ही आइन है। 1973 को किताब जो है वो कागज का टुकड़ा, जिस तरह वो कहा जाता था ज़ियाउल हक साहब के जी कागज का टुकड़ा है, तो वो उस तरह फिर ऑब्वियसली वो एक नोटिफिकेशन कर दें कि आइंदा से वजीर आजम जो है जब तक वो जिंदा है टिल डेथ, वो जनाब आप जो है उन प्राइम मिनिस्टर मींस स्टैंड्स फॉर, ये आइन में तरमीम आ गई है, उसको आप कागज के अंदर नोटिफिकेशन डाल दे, आइन के अंदर तरमीम कर, और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर आप मेंशन कर दें। क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? अगर अवाम के वोटों के साथ आपने अगर नहीं इसी तरह की बात करनी, तो ये जो मैं तभी तो कह रहा हूं कि अब मैं जब बाहर निकलता हूं, आप लोग आप कहते हैं ना कि रोमांस की बात कर रहे हैं, रोमांस डजंट मीन कि जी इश्क की बात, ये है आपका रोमांस। आप पाकिस्तान के एक जमाने में नहीं, आज भी रोमांस हमारा इस फौज के साथ भी है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, ये जो 14 बंदे शहीद हुए हैं, ये मतलब ये हम खुद मेरे 40 लोग जो हैं शहीद हुए हैं 1947 14 अगस्त को, गले काटे गए थे रोपड़ एयर स्टेशन पे। तो मुझे पता है कि जी पाकिस्तान के लिए जो हमने ब्लड दिया, हम उधर आराम से इंडिया में भी रह सकते हैं। पाकिस्तान जो है
वो जाहिर है कि हमारी जो पता नहीं लाखों करोड़ों इज्जतों को पमाल करने के बाद, लाखों करोड़ों लोगों को की गर्दनें काटने के बाद हमें हासिल हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी जो बेतौकीरी जो है वो आइन की हो या मुक्तदर हलकों की हो या जिस किस्म की हो, पाकिस्तान को पहले हमने ये जो बनाना था वो आप देखें कि किस तरह हुआ। जनरल ग्रेसी थे पाकिस्तान के आर्मी कमांडर इन चीफ, जिस वक्त कायदे आजम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि जनाब आप ये जो कश्मीर के अंदर इंडिया ने जो हरकत की है आप उसको काउंटर करने के पाकिस्तान की तरफ से उनको उनके अटैक को रोकें। तो उन्होंने क्या कहा था जनरल ग्रेसी ने कि मिस्टर जिन्ना, बाय वर्च्यू ऑफ अपॉइंटमेंट यू आर ए गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल जो वो आइन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि वो क्वीन के यानी वो उसके अंडर होता है, क्राउन ऑफ इंग्लैंड के अंडर है, क्राउन ऑफ ब्रिटानिया यूके ग्रेट ब्रिटेन के अंडर है। तो आप मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते। अब अंदाजा करें जो दिस इज द फर्स्ट डिफाइंस ऑफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब हमारी जो पाकिस्तान की जो इलेक्टेड थे। अब दूसरी तरफ उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो जनाब उन्होंने कायदे आजम को भी ऑफर किया था कि मैं जनाब इधर का वायसराय बन जाता हूं, उधर इंडिया को भी ऑफर किया। तो इंडिया ने बड़ी चालाकी के साथ उनको मुकर्रर कर दिया, हाँ लॉर्ड माउंटबेटन साहब आप आए इधर। अगर वो कायदे आजम साहब नहीं मानते तो वो उधर वो जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव बन के बैठ गए। लेकिन उन्होंने हरकत ये की कि जनाबे वाला उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपना उन्होंने जल्दी बना लिया, और जल्दी बनाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को किक आउट कर दिया, ठीक है ना। वो लॉर्ड माउंटबेटन जो है किक आउट कर दिया, तुम जाओ। अब लॉर्ड माउंटबेटन की कब्र से आवाज आती है आपके लंदन से कि जनाबे वाला अगर सारे जो जितने भी लुटेरे चोर उचक्के जो हैं उन्होंने पैसा लूट के वापस इधर ही आना था, तो मुझे वहां से क्यों निकाला आपने लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वो जी सर तो वो उसी कब्र से आवाज आती है, यहाँ से भी आवाज है कि मुझे क्यों निकाला। हाँ जी मुझे क्यों निकाला यार, मैं अच्छा वाला बैठा हुआ था उधर। अगर तुमने लूट लाट के सारा पैसा इधर एवन फील्ड में लेके आना है या इधर फ्लैट ले रहे हैं सारा पैसा इधर लेके आना, तो फिर मुझे क्यों निकाला था इधर। मैं बड़े आराम से बैठा हुआ था, और आपकी यूनिवर्सिटियां भी बन रही थी, रेलवे स्टेशन भी बन रहे थे। उससे पहले जो मोहब्बत की यादगारें बनती थी, मैं जो दूसरे मामले से, वो यहाँ पर तो आगरे में ताजमहल बन रहे थे। यहाँ तो यूनिवर्सिटियां जितनी भी बनी है वो गोरों ने बनाई है ना, पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जितने आपके रेलवे की पटरी बिछी है या जो आपके बड़े बड़े स्टेशन बने हैं वो इन्होंने ही बनाए ना, गोरों ने। तो वो मैं सोचता कि यार मैंने अच्छा भला आपको काम कर दे रहा था, तो आपको क्या तकलीफ हुई मुझे ठुड्डा मार के निकालने के। आपके जितने लोग हैं, जितने भी आपके चोर उचक्के डाकू जो है जिनको आप कहते हैं कि हमारे ये लीडर है, वो सारे उधर बैठे हुए हैं, आपके लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। तो लिहाजा मतलब मैं ये समझता हूँ इस तरह का जो डिस्कनेक्ट है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल, मैं देखें पाक आर्मी की मैं बता रहा हूँ, मैं उस तरफ मैं आऊंगा, मगर एक चीज पहले बड़ी यानी वाज़ेह तौर पर बड़ी जरूरी चीज है। अब मामला ये है जी कि यहाँ पे कुछ यानी मामला इस तरह से चलाए जा रहे हैं जी कि जो भी कुछ आ रहा है, जो भी कोई आ रहा है वो लेने के लिए आ रहा है। अच्छा, अब पॉलिसी वाली तो बात कोई नहीं रही। हमें जो लग रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिसी अब मैटर नहीं करती, आपका आइन या आपका मंशूर वो भी मैटर नहीं करता। अब शायद ये मैटर करता है जी कि बाहर आपके कितने ताल्लुकात हैं, और जिस चीज पे मियां साहब को ये लेके गए हैं, या मियां साहब को जो एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जो जिस तरह से वज़ीर आज़म का, तो आप समझते हैं जी कि मियां साहब के वाकई ताल्लुकात है। हालांकि हमने तो सुना है कि जब वो सऊदी गए हैं, सऊदी अरब, तो वहां तो उन्हें यानी मुलाकात का भी चांस नहीं मिला। वहां पे तो ये उन्हें कहा गया जी कि हम तो ऑलरेडी फलस्तीन के मसले में उलझे हुए हैं, हम तो इस टाइम कोई बात नहीं कर सकते। इसके बावजूद वापस आए हैं, तो क्या एश्योरेंस है और तल्लुकात का किस हद तक ये कि जी वो आएंगे और सारा कुछ बाहर से ले आएंगे, और कहां से क्या लेंगे, यानी इतना कुछ मांगने वाली बात है जी। देखें मेरी बात सुने, मेरे साहब में मियां साहब को भी कुछ अरसे के बाद यूज करने के बाद फेंक दिया जाएगा। वो एक टिश्यू पेपर होता है और भी चीजें होती हैं, वो फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। ये मियां साहब जो है ये मत समझें कि जी मैं 5 साल के लिए वजीर आजम हो गया हूं, या आइन में वो जो 2 बंदों की मैंने बात की है वो लिख दें कि जी वजीर आजम आइंदा से हयात हो। ये जब से हमास की जो अटैक वगैरह हुआ है, ये अपने आप को इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदे की हैसियत से अंदर आया। जो रजीम चेंज हुई थी, आप ये देखें, वो बाकायदा ये कहा गया था कि ये CIA, ये डोनाल्ड डू वाला क्या केस चल रहा है साइफर का, वो यही चल रहा था ना कि रजीम चेंज करनी है, और इसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व थे। जनरल बाजवा साहब ने जनाब ये सारा प्लान किया, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल बाजवा जो है वो उनको असिस्ट कर रहे थे, और वो जनाब उसके अंदर इन्होंने डील की जिसमें आपके जो कपड़े उतार के आटा देने वाले थे शहबाज शरीफ साहब,
वो जनाब वो उनको यहाँ पर लाया। और जो उन्होंने लूट मार की, जो बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की इकोनॉमी का, जो वो आप आज तक वो संभाल नहीं सके। 0% से भी नीचे चली गई है आपकी ग्रोथ रेट, जो इमरान खान के दौर में 6.1% थी। ठीक है ना, अब इसकी कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब वही जो आप बात कर रहे हैं कि जी ये आपके जो सागदार साहब, ऐसे मामले में एक सवाल जरूर उठता है। देखिए, एक इंटरनेशनल एक पहचान बन चुकी थी उन लोगों की, और ये चीज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इमरान खान नहीं कह रहा था, कुछ और लोग पाकिस्तानी नहीं कह रहे थे, ये बात तो अदालतों ने प्रूव की, पाकिस्तानी अदालतों में और इंटरनेशनली, यानी यूके में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे, यानी आज भी अगर वो यानी एक अखबार है इंग्लैंड का जिसने उसके खिलाफ सू किया था, बाद में उन्होंने कहा जी कि आए हमारे साथ कोर्ट में आए, फेस करें। यहां भी उन्हें चोर और इसी तरह का कहा गया, उन्हें कहा गया जी कि ये कमीशन खा गए, उन्हें बात दफा तो ये कहा गया जी कि पूरे का पूरा पैसा ही नहीं पता चला कि किधर गया, जो हमने सैलाब के लिए दिया था या एक जल्जले के लिए दिया था। चौधरी साहब, सवाल ये उठता है कि ठीक है, रिजीम चेंज होनी चाहिए अगर आप जरूरत महसूस करते हैं। खान साहब नहीं फिट थे, नहीं काम कर रहे थे, हटाना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए अगर नहीं काम कर रहे। मगर क्या ये जरूरी था इस 30 करोड़ की आबादी में फिर उसी को लाना जिसके खिलाफ इल्जाम आता है, जो पूरी दुनिया में बदनाम है? ये क्या ऐसी जरूरत थी, क्या ऐसी वजह थी चौधरी साहब को फिर वही चेहरे लेके आए और उन चेहरों को लाके हम और ज्यादा गंदे हो गए? देखें ये इसके पीछे सिर्फ लोकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मैं पहले भी अर्ज किया कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थी, और मियां साहब जो बकायदा ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकातें, आप लंदन में बैठे हुए हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों से वो मुलाकातें कर रहे थे जिनको पाकिस्तान में जो अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, वो एक हॉस्टाइल एजेंसीज के लोग हम समझते हैं उनको। और वो हमें यही पढ़ाया सिखाया जाता था कि आपकी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो ये हैं, और इनके खिलाफ जो भी मतलब करा। दूसरा, अफगानिस्तान के जो खाद के जो एक मिनिस्टर, उनसे भी मुलाकातें करें, फिर अमेरिकन के साथ मुलाकातें, और ब्रिटिश। अब मैं ये समझता हूं कि जब वो ये क्योंकि इनके सब कुछ, जिस तरह रशियन ओलिगार्क्स के जो इधर आप उनके जो खजाने वहां पे पड़े हुए हैं, और वो उसके जरिए उनको ब्लैकमेल किया जाता है। अब मियां साहब की जितनी दौलत है लूट मार की, ये जो आपके फ्लैट है, 4 फ्लैट इन्होंने बनाए या अपार्टमेंट्स बनाए हैं, वो पैलेस की तरह वो करते हैं। उनको अभी तक उन्होंने वो रसीदें मांगी थी, वो नहीं दी थी। इमरान की रसीद मांगी थी, वो आपको पता है कि वर्ल्ड का टॉप का वो एक लेजेंड है, क्रिकेट का लेजेंड था। अब वो बंदा जो है उसके मैन ऑफ द मैच बना, और एक अगर वो कर लेता है टेस्ट सीरीज जो है उसकी वो कंपेयर अनाउंसमेंट कर लेता है या उसकी कमेंट्री कर लेता है, तो उस पर करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेता है। आप देखे ना कि ये जो टिकटॉक था, किसी ने उसको बताया कि आपके जो पैसे हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप टिकटॉक पे आप अपना अकाउंट खोलें। वो 2 दिन के अंदर वो करोड़ तक पहुंच गया। ठीक है ना, तो आपको पता ही है कि टिकटॉक जो चलाते हैं या हम जैसे जो यूट्यूब के ऊपर हमारे प्रोग्राम होते हैं, वो उनको पैसे मिलते हैं इस बात के। ठीक है ना, और उसके लिए आपको एफबीआर या एंटी करप्शन का केस करने की जरूरत भी नहीं है ना, वो इस तरह की बात आती है। तो ये जो मियां साहब को लाया गया है, वो मियां साहब जो हैं वो मैं तो अभी ये समझ रहा हूं कि पहले उनके ऊपर यही पुरानी ये जो रिजीम चेंज की ऑपरेशन का एंड जो था वो मियां साहब को लाना था। प्रॉब्लम बीच में ये आ गई है कि अब हमास, और ये भी कहा जा रहा था कि मियां साहब जो है इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हामिद मीर ने ये बात कही है। ये मैं ओपनली नहीं बात, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। हामिद मीर ने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा था कि जनाबे वाला के जो प्राइम मिनिस्टर होगा, वो अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसराइल को तस्लीम करेगा। ठीक है ना, और वो ये अभी भी बैठा हुआ हामिद मीर जिंदा है ना। और दूसरी बात, उसने नसीम जोरा के प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जनाबे वाला आपने जो ये कहा था, हमारे सामने कहा था कि पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ लड़ने के काबिल नहीं है। ये आप ही यूट्यूब खोलें, आप उसको क्लिक करें, नसीम जोरा एंड हामिद मीर। जी बिल्कुल, बहुत सारे कह चुके हैं, बहुत सारे। जी सर, आप वो मुझे बताएं कि उसमें बाजवा साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारे पास ना टैंक को जंग लगा हुआ है, पेट्रोल नहीं है लड़ने के लिए, टैंकों में फ्यूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वेपन्स हमारे 2 नंबर है ये। तो क्या उसमें उसी में नसीम जोरा ने कहा, ये मैं इफ्तिखार चौधरी नहीं कह रहा, उसी में नसीम जोरा ने कहा क्या ऐसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब एक आम बंदे को तो उठा के ले जाते हैं, तो वो उनका कम से कम उसे पूछे तो सही, यार तू किया भी है कि नहीं किया। ठीक है ना, अगर नहीं किया तो हामिद मीर और नसीम जोरा को पकड़ के अंदर करें कि तुम जो है इस किस्म की बातें जो क्यों फजूल फैला रहे हो।
तो क्योंकि मियां साहब क्या जो कुछ दौलत है वो लूटने के लिए पाकिस्तान आ चुके हैं, और वो उनका आज का रिकॉर्ड नहीं, आप 40 साल से देख लें, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। 1981 से जब जनरल जिलानी के साथ इनकी पहली डील हुई थी, उनके जो बड़े मियां साहब जो जिंदा थे उस वक्त, मियां शरीफ साहब, वो जनरल जिलानी साहब ने इनके साथ वो ठेका शेका किया, वो इनकी को करोड़ रुपए घर बनाया, क्या किया, जंडियाला शेर खान के थे, वो DGISI भी रहे थे, बाद में गवर्नर बन गए थे, तो उन्होंने जनाब मियां साहब को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये तो उनकी नर्सरी में थे ना, अपना मिलिट्री की नर्सरी में। सवाल ये उठता है कि अभी एक बहुत सारी ये चीज है जी कि मियां साहब 25 अरब डॉलर ले आएंगे, और मियां साहब 25 अरब डॉलर ला रहे हैं। अच्छा, ये भी एक हकीकत है कि अगर पाकिस्तान IMF के चंगल से या IMF के प्रोग्राम से अगर कभी निकला है, तो सिर्फ एक ही दफा निकला, जब वो भी मियां साहब का दौर था, मियां नवाज शरीफ का। तो क्या ये भी एक वजह नहीं है कि शायद ये एक फिर वो उसी तरफ लेके जाना चाह रहे हो कि शायद मियां साहब फिर उसमें निकाल जाए, और ये 25 अरब कहां से आएंगे? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि अभी जो डॉलर जो है वो जो नीचे किया था, वो आर्मी चीफ साहब आसम मुनीर साहब ने डंडा चलाया थोड़ा सा, वो जो जा रहा था उधर अफगानिस्तान में डॉलर, उसको थोड़ा, जी सर, उसको रोका है, जिसकी वजह से आपका डॉलर कुछ नीचे आया, और उसके बाद 2-3 दिन से आप देखें डॉलर फिर ऊपर जाना शुरू किया। हालांकि जो अफगानी जो थे वो मेजोरिटी जो इसके कामों में इन्वॉल्व थे वो जाना शुरू हो गए हैं, उनको डंडे के जरिए बाहर निकाला जा रहा है ना। तो उसके बावजूद डॉलर देखें, जो डॉलर की नीचे जाना होता है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से होता है, ये नहीं है कि ये जो एक टेम्परेरी फेज है आप डॉलर कम कर दें या फिर आप मुझे बताएं, ये एक 140 रुपए का लीटर था पेट्रोल, तो आज हुआ आप कहां पे पहुंचा हुआ है, 285-80 पेट्रोल पहुंचा हुआ है। तो क्या ये इनके पास कौन सा ऐसा गिदड़ सिंगी होगी? अभी कल वो भी कह रहा था तरीन और अलीम खान कि हम 140 रुपए पेट्रोल कर देंगे, और जनाब, तो मैंने जनाब PM साहब को रिक्वेस्ट की थी, काकड़ साहब को, कि जनाबे वाला ये IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई है, तो आप इन दोनों साहबान को उठाकर अपनी इकोनॉमिक टीम के साथ IMF की टीम के सामने पेश करें कि भाईजान 3 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है, जरा बताओ कि तुम किस तरह 140 रुपए जो है पेट्रोल करोगे और डॉलर आधी कीमत पर कर दोगे। ये जरा अवाम को वो चे वाली बात मत करो, अवाम को वो मत बनाओ। तो लिहाजा आप जो है ना कि इस किस्म के जो अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया है कि अवाम बेदार हो चुकी है, ठीक है ना। अब मेरे जैसे भी जो मतलब गूफ होते थे, नलायक होते, उनको भी समझ लगना शुरू हो गई है। ये जो आपने एक मंजर देखा है उस लम्स में कि जनाब वो उसको आके वो क्वेश्चन करते हैं, अब लोग आके पूछते हैं कि भाई ये क्यों है, हम ही क्यों इस तरह के 1947 से आपने क्यों आजादी हमने लिया गोरों से। वो तो मैं जो इस तरह अर्ज कर रहा हूँ उसकी कब्र से भी बातें आ रही होंगी, जरा चेक करें जाके लॉर्ड माउंटबेटन के कि भाई उनको क्यों निकाला था फिर आपने, अगर इस तरह की हरकतें करनी थी। तो अगर अवाम की आवाज नहीं है और ये इक्तदर मुक्तदर हल्के जो हैं, अगर उन्हें चॉइस जो बात कर रहे हैं, पहले देखे जितने पाकिस्तान 76 साल गुजरा उसमें आधे साल तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मार्शल लॉ के गुजरे हैं। अगर वो कोई मार्शल लॉ जो होता है, अगर उसका कोई ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का हल है, तो मैं कहता हूं मार्शल लॉ लगा दे। मैं अभी भी कहता हूं कि मियां साहब जो हैं ये अगर 250 अरब डॉलर ले आते हैं या 25 अरब डॉलर ले आते हैं, तो इमरान जो है वो फारिग हो जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर वो 25 अरब वाकई वो ले आता है या उसकी कोई बात मान लेता है कि 25 अरब डॉलर, वो MBS तो उसको मिलने के काबिल नहीं समझ रहा, ठीक है ना। और दूसरा एक और बात हुई है कि वो नहीं मिला। मगर चौधरी साहब एक चीज, चौधरी इफ्तिखार साहब एक चीज जरूर आपसे जानना चाहेंगे। जी प्लीज। मैं जो बात शुरू में मैंने की है कि मुल्की यानी बहुत इस टाइम 200 से ऊपर मुल्क हैं जी पूरी दुनिया में, कहीं भी ये नहीं हमने देखा कि जो एक एस्टेब्लिशमेंट, अब एस्टेब्लिशमेंट क्या है पाकिस्तान में उसका रोल, क्योंकि एक बड़ी वाज़ेह सी चीज है, पिछले चीफ जस्टिस ने अनाउंस किया इलेक्शन, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसी तरह सदर साहब फरमा रहे थे, बल्कि अभी तक फरमा रहे हैं कि मेरा स्टाफ मेरी बात नहीं मानता, और इलेक्शन कमीशन तो आपको पता है जी बिल्कुल ही बेमुहार है, उसका कोई यानी वो कहीं और से हुक्म लेता है, कहीं और से वो उसकी वो डोरियां चल रही हैं। तो चौधरी साहब ये जो अब भी एक अनाउंस हुआ है इलेक्शन का, और ये इलेक्शन किस हद तक पूरा होगा, दूसरी बात ये कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये क्यों इस हद तक इन्वॉल्व हो रही, यानी क्या ऐसे मुफादात हैं, क्या ऐसी चीज है जो पाकिस्तानी सियासतदान हल नहीं कर सकते, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट वही चाह रही है, और ये भी वो चाह रही है जी कि हमारी मर्जी का बंदा है, उसी से हमने करवाना है। क्या ऐसे मामला कभी ऐसा हुआ कि किसी और मुल्क में
चौधरी साहब, आपने देखा हो कि एस्टेब्लिशमेंट का इस हद तक किरदार हो, पहली बात तो थोड़ा सा ये समझ नहीं आती कि इनका किरदार क्या होना चाहिए और क्या किरदार है इस टाइम। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के पीछे भी वही खड़ी है? क्या वाकई इलेक्शन कमीशन के पीछे भी वही खड़ी है? और क्या वाकई ये जो सदर की जो एक स्टाफ है, यानी सदर के ऐवान सदर में उसके घर में जो उसका स्टाफ है वो भी उसका कहना नहीं मानता, यानी वो भी आप यूं कह लें कि उसका नहीं है। किस हद तक, यानी क्या मुल्क को मफलूज करके रख दिया है, किस हद तक। और आपने जो एक बात की, मैं अफसोस के साथ, यानी आपने कहा है कि अवाम अब नहीं सुनती जी। अवाम आज भी दबक के बैठी है, अवाम को आज भी रोटी कपड़े का और रोज की यानी रोजाना की बेसिस पे उसको दबा दिया गया कि वो अपने चक्रों में पड़ी हुई कि शाम का खाना पूरा करना है, सुबह का करना है, परसों का करना है। और आज तो फिर एक इशारा है जी कि डॉलर फिर ऊपर जा रहा है, तेल फिर ऊपर जा रहा है। किस तरह चोरी सब सवाल ज्यादा हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं बांधा जो मुझे याद रह जाएंगे वो बीच में आप लुकमा देते जाए, यार है भी गल में की। असल में जो हमारे जो आर्म फोर्सेस है, या जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट में जिनका रोल रहा है, मैंने आपसे अर्ज किया जनरल ग्रेसी से आगे, फिर वो आ गए जनरल अयूब खान आ गए, फिर उसके बाद मुशर्रफ आज का रोल है, शायद इस तरह का रोल पहले कभी भी नहीं देखा गया। मैं अर्ज करता हूं ना, बेसिकली आइन जो है 1973 का, उसमें आर्टिकल 244 है, जिसके तहत जो है वो आर्म फोर्सेस तीनों, मतलब नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वो उन्होंने हल्फनामा उसके अंदर आर्टिकल 244 में कि हम जो है पॉलिटिक्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते। लेकिन ये जो, और मतलब ये कोर्ट मार्शल है उनका, अगर वो उनका अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं, अगर वो जनाबे वाला, आप देखें कि जब से ये अयूब खान आया, अयूब खान के बाद जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो होती है, और आगे जो उसी में से जो आपके जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जो उनको डैडी कहा करते थे अयूब खान, डैडी कहा करते थे जी। हाँ जी, तो वो वही डैडी साहब जो हैं जी सर, वो उनको फिर उन्होंने धोखा दिया। उसके बाद आप देखें कि बंगाल के साथ उस अयूब खान के दौर के अंदर कितनी ज्यादा उसमें उनके अंदर नफरत वो फैलाई गई। 186 सीटें थी, 167 सीटें थी शेख मुजीबुर रहमान की, और 87 थी जनरल अपना भुट्टो की। तो आप मुझे ये बताएं कि जो 167 सीटों वाला था, मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये पाकिस्तान के अवाम की आप लोगों ने, यानी जो मुक्तदर हलकों ने किस हद तक जो बेतौकीरी की है। 167 सीटों वालों को ये कहा गया था कि जनाबे वाला, जो 1970 का जो कहते हैं बड़ा मशहूर याहिया खान ने इलेक्शन करवाया था, वो जनाबे वाला उनको लिए डेट दी गई 25 मार्च 1971 को कि कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। उस कौमी असेंबली के इजलास के अंदर जनाब जो ज्यादा सीटों वाला ज़ाहिर शेख मुजीब था, अवामी लीग वाला, उसको जनाबे वाला हम प्राइम मिनिस्टर की ऑफर की करेंगे। ज़ाहिर जो ज्यादा सीटों वाला पहले उसको ऑफर की जाती है, अगर वो ना ही अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता उसके बाद जनाबे हो जाए। वो जनाब इजलास जो है 25 मार्च को जो इजलास होना, वो आज तक नहीं हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद जनाब वो बाहर निकल आए जब कौमी असेंबली का इजलास नहीं बुलाया गया, और फिर 1971 का जो वाकया होता है वो इसी बात। लेकिन आप ये बात देखें कि 16 दिसंबर को वो साइन होते हैं, डाका फॉल होता है अपना उसका, लेकिन बांग्लादेश का जो कौमी दिन है वो 16 दिसंबर नहीं है जी। वो उन्होंने 25 जो जनवरी को, जो 25 मार्च को जो उन्होंने रखा था, 26 मार्च का, 25 और 26 मार्च का जो उन्होंने डेट रखी थी शेख मुजीब को हलफ उठाने के लिए। जी। बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 मार्च 1971 के हिसाब से रखा गया, 16 दिसंबर के हिसाब से नहीं रखा गया। वो ये समझते हैं कि हमारा जो वोटर्स का जो हक था उसके मुताबिक आपको शेख मुजीब को प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं दी गई, इसी वजह से मुल्क टूट गया। फिर आप देखें कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी। हमूदुर रहमान वाज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, तो उस वक्त उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, और वो हमूदुर रहमान कमीशन जो है आज भी आप जाएं तो वेबसाइट पे मिल जाएगी, ऑफिशियली पाकिस्तान ने आज तक जो है इशू नहीं की। उसके अंदर उन्होंने उन लोगों को रिकमेंड किया था कि कोर्ट मार्शल किया जाए जो पाकिस्तान की जो इस तरह का डिबैकल हुआ है मशरकी पाकिस्तान में, उनके खिलाफ जनाब कार्रवाई करें। आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई। हुआ उल्टा क्या हुआ कि 1977 में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो भुट्टो किसी एक सीट के ऊपर जनाब रोला पड़ गया कि जी ये धांधली हुई है, और उस पर जो PNA जो होती है उस वक्त वो जो इत्तेहाद था इनका 9 सितारों का मौलवियों का इत्तेहाद था जी सर, तो वो उस 9 सितारों का जो इत्तेहाद था वो सडनली निज़ाम मुस्तफा तहरीक में बदल गया, ठीक है ना। जो निज़ाम मुस्तफा तहरीक बदल गया तो अब इंटरनेशनल यहाँ पे एजेंसीज कैसे इन्वॉल्व होती। आप ये देखें
कि भुट्टो ने 22 फरवरी 1974 को एक इजलास बुलाया था ओआईसी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट इजलास अभी तक जो हुआ ओआईसी तक। तो उसमें वो तमाम जितने भी सदर थे, वज़राए आज़म थे, वो सब उनको लाहौर में बुलाया था और वहां पे जॉइंट डिक्लेरेशन ये हुआ था कि जितने भी ये हमारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस नहीं है एज कंपेयर टू वेस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो व्हाई नॉट जनाब हम अपना तेल जो नया नया निकला था उस वक्त अरब वर्ल्ड में, तो उसमें जनाब उसको तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए। तो वो जनाब उनको फिर जो हेनरी किसिंजर था, अभी तक वो नॉट आउट 99 पे, वो उधर अमेरिका के अंदर वो उस वक्त वजीर खारजा था, जू था, उसने कहा मिस्टर भुट्टो आई विल मेक यू एन एग्जांपल कि आपने ये सारी इतनी बड़ी एक्टिविटी की है, और वो उसने फिर अल्टीमेटली ही मेड एन एग्जांपल ऑफ। तो दिस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन एजेंसी यानी CIA या अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, और लोकल उसका हैंडलर था यानी ज़ियाउल हक साहब। भुट्टो को जिस वक्त फांसी हो जाती है 4 अप्रैल 1979 को, तो उसके बाद ज़ियाउल हक को समझ लग गई थी कि ये मुझे फारग करने वाले हैं, यानी ये अमेरिकन जो है फारग करने वाले। लेकिन उसकी लक थी कि उस वक्त शहंशाह ईरान को फारग कर दिया था और 79 में, और लकीली उसके लिए USSR की जो फोर्सेस थी वो अफगानिस्तान में आ गई 1979। अब यहाँ पे उनको एक डिक्टेटर की जरूरत थी। फिर अमेरिका ने और उसके अलाइज ने ज़ियाउल हक को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है ना सर। अब जो है जिस वक्त ये आखिर USSR शिकस्त खा जाता है, आखिरी सिपाही चला जाता है, वारसा पैक्ट हो जाता है, तो वो 1988 में, अब जो इन्होंने 1985 में इसको ज़ियाउल हक को ये रियलाइज होना शुरू कर दिया था मिलिट्री डिक्टेटर ने कि जी नाउ अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि मुझे उन्होंने निकालना हो और डेमोक्रेसी को या सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाया 1985 में, जिसमें मोहम्मद खान जिनेजो जो उसी का नॉमिनी था, एक तरह का पीर बगाड़ा का, जिसको कहा जाता था उस वक्त के जी वो GHQ का नुमाइंदा है, तो प्राइम मिनिस्टर नवाज ये बन के आया मोहम्मद खान जिनेजो। अब मोहम्मद खान जो 85 में आया, अब जो 85 में आया तो बेनजीर भुट्टो की कोई डील बन गई थी, तो उसमें जनाब रिचर्ड मर्फी और रिचर्ड आर्मिटेज इन्होंने आके जनाब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ये कहा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये होगी, तो उसके लिए इसने रेजिस्ट किया ज़ियाउल हक साहब ने। ज़ियाउल हक साहब रेजिस्ट कर रहे थे। अब जब बेनजीर भुट्टो इधर आई 10 अप्रैल 1986, मुझे अभी तक वो तारीख है जहां लाहौर में आप लैंड किया था, और 2 साल ये उस मोहम्मद खान जिनेजो के खिलाफ जलसे जुलूस निकला करते थे। अब 1988 में क्या हुआ कि ओजड़ी कैंप का ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वो ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है और उसमें यही कहा जाता है जी सर, आप जानते होंगे कि वो अमेरिकन आ रहे थे वहां पे ऑडिट करने के लिए, और ये कहते थे कि ये जो स्टिंगर मिसाइल जो मुजाहिदीन को हम देते थे ये ईरान में देखे गए या कहीं और उसको फरोख्त किए जा रहे हैं। चौधरी साहब उसी तरह उड़ाया गया ना जिस तरह लाहौर का वो यानी वो जो एक लोकल अदारा है, और जिस तरह बाकी जगह पे आग लगी इसी तरह मेरा ख्याल है कि उसको भी आग। जी नहीं सर, वो नहीं, ये क्योंकि हमने अपनी गुनाहगार आंखों से देखे ना कि पता नहीं हजारों मिसाइल जो है जिनको अगर फ्यूज नहीं लगे हुए थे, जिसमें शायद खाकान अब्बासी का वालिद साहब खाकान अब्बासी भी हो जाते हैं और उनका भाई इमदाद अब्बासी, उसकी भी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, वो बड़ी 10 साल 15 साल वो बिस्तर पर पड़ा रहता है। अब हुआ ये कि जिस वक्त ये हो जाता तो मोहम्मद खान जिनेजो ने उस पे भी एक इंक्वायरी बिठाई, और उस पे जनाब जनरल इमरान उल्लाह थे रावलपिंडी में, वो कोर कमांडर रावलपिंडी, तो ज़ियाउल हक साहब ने उनको जनाब मुकर्रर किया कि ओजड़ी कैंप का ब्लास्ट हो। तो मोहम्मद खान जिनेजो के जो थे वजीर मुमलिकत दिफा, उन्होंने जनाबे वाला ये फाइंड आउट किया उनकी इंक्वायरी कमेटी ने कि हमीद गुल जो उस वक्त DGISI थे, और वो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो प्रीवियस DGISI थे, जो उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन चुके थे, उन्होंने कोर्ट मार्शल रिकमेंड किया इन दोनों अफसरों का। हाँ जी, इन दोनों का उन्होंने कहा कि जनाबे वाला कि इतना लीथल वेपन जो है वो पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान में फैजाबाद में आपने उसको बनाया हुआ है, इसको तो कम से कम 100 किलोमीटर परे होना चाहिए। इस पे जनाब इमरान उल्लाह ने कहा कि इनको क्विट, जो वो आर्मी की तरफ से थे जनरल इमरान उल्लाह, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये इनका कसूर नहीं है, इनको उन्होंने क्विट कर दिया कि जी मतलब माफ कर दिया। तो ज़ियाउल हक साहब को जब ये पता चला कि मोहम्मद खान जिनेजो की इतनी जरूरत हुई, उन्हीं का सिविलियन प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने कहा कि इसको निकालो, ठीक है ना। तो 29 मई यानी 10 अप्रैल को ये वाकया हुआ है, 29 मई 1988 को यानी 1980 को, जब तकरीबन 50 दिन बाद उसको मोहम्मद खान जिनेजो को फारग कर दिया जब वो चाइना से आ रहे थे।
अब ये जहां पे जब फारूक हो तो कोई शख्स जो है पॉलिटिकल आदमी जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, ना ज़िया-उल-हक के साहब करीब आ रहा था। मई अब 29 में फारूक, जून जुलाई अगस्त एग्जैक्ट 2.5 महीने के बाद ज़िया-उल-हक साहब को 17 अगस्त 1988 को उन्हीं के अमेरिकन जो सफीर उनमें बैठा के उसको सारा जहाज ब्लास्ट ऑफ कर दिया, जिसमें जनरल अख्तर और कई जनरल जी बहुत सारे। तो ये जी सर, तो ये इस किस्म की जो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है इंटरनेशनल हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो जनाब उसको फिर ज़ाहिर के जो लोकल हैंडलर होते हैं वो हमेशा से हम करते थे। अमेरिका, आप इंडिया की तरफ देख लें या दूसरी कंट्रीज, जिस तरह आपने पिन पॉइंट किया है कि दूसरी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर इतनी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और उसके हैंडलर हमारे नहीं बनते, ठीक है ना। तो वो जाहिर है कि अवाम को, अगर मैं आप बता दूं, आज अगर अवाम जो है उनको साथ लेके चलें, उसका साथ लेने का तरीका कर क्या है कि आप जो है इलेक्शंस जो फ्री एंड फेयर कराएं और जो जेन्युइन नुमाइंदा, मैं कहता हूं ये इलेक्शन लड़े अपना नवाज शरीफ, फ्री एंड फेयर उसको चांसेस दिए जाए। अगर वो जीत जाता है, मैं कहता हूं उसको प्राइम मिनिस्टर बनाए। इस सूरत हाल में अगर ये बंदा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की कमर के ऊपर छाप लेके आता है, मैं आपको यकीन से कहता हूं यहाँ एक सवाल बनता है, यहाँ एक सवाल जी सर, एक चीज यानी एस्टेब्लिशमेंट का जिस तरह आपने एक यानी बड़ा खूबसूरत अहाता किया, खूबसूरत उसका जो भी उनका एक रोल रहा उसका आपने बड़ा वाज़ेह तौर पे। अब एक चीज नजर आती है कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से ताकतवर रहती है और रही है हमारे यानी इस सिस्टम में, और इसी का रोल हमेशा से देखा गया, इसी का रोल ही हमने देखा। मगर पहले शायद कोई ढकी छुपी या कुछ और तरह की एस्टेब्लिशमेंट हो, आज बहुत खुल के सामने है। आज की जो हालत है वो ये है जी कि जो चीज वो चाहे वो खुल के करवा रही है, और उसकी मैं यानी बार बार उसका जिक्र करना कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, ऐवान सदर में क्या हो रहा है, बाकी महकमों में क्या हो रहा है, ये बार बार एक चीज का जिक्र करना उस चीज की वाज़ेह निशानी है। अच्छा, आज के दौर में तो बिल्कुल खुल के सामने आ गई। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब का उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा कि तीनों दफा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से सींग फंसाए और उन्हें जाना पड़ा और बाद में सवाल करना पड़ा जी कि मुझे क्यों निकाला। अब इस ट्रैक रिकॉर्ड के होते हुए एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि मियां साहब कभी भी एस्टेब्लिशमेंट यानी आते तो उन्हीं के कंधों पे, मगर उनके साथ चलते नहीं है। उसके बाद उनका आपस में टकराव होता है किन मामलात पे, जो भी मामले हैं, यानी बेशक इनका बहुत सारे मुफादात साझे हैं, मगर उसके बावजूद इनका टकराव हो जाता है। चौधरी साहब, अब बात ऐसी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट थी जिसको कह लें कि जी ढके छुपे अंदाज से आती थी। आज की एस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत हो चुकी है कि खुल्लम खुल्ला वो सामने आके बैठी है और खुल्लम खुल्ला वो अपनी मर्जी से जो चीज वाज़ेह निशानी है कि एक शख्स को पहले निकाला और फिर दोबारा लेके आए, यानी इससे ज्यादा हद तक रवैया क्या हो सकता है कि उसको एहसास दिलाया गया कि तुम्हें जब चाहे निकाल दें, जब चाहे ले आए। लाना भी एक हद तक अमेज रवैया है। अब चौधरी साहब, मामला इस तरफ आता है कि आज क्या मियां साहब सीख चुके हैं? वो जो हम भुट्टो साहब की कहते हैं जी, बेशक वो बहुत क्लेवर थे, बहुत एक मंजे हुए सियासतदान थे, उन्होंने उस टाइम महसूस किया और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को डैडी कहा। तो डैडी तो वो है, आज भी वो बता रहा है जी कि मैं डैडी हूँ, उसने साबित किया एस्टेब्लिशमेंट में कि मैं ही डैडी हूँ। तो क्या ये मियां साहब मान के आ रहे हैं कि ये डैडी है, या कल को 2, 4 या 6 महीने के बाद फिर यही हालात होंगे कि मियां साहब उस डैडी के साथ या यानी नहीं मान रहे होंगे, फिर कह रहे होंगे कि जी कि ये फड्डा होगा और फिर वहीं पे होगा कि मोटरवे होगा या इस्लामाबाद की सड़कें होंगे जहां पे ये नारे होंगे जी कि मुझे क्यों निकाला? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बात आपको बता दूं कि इस वक्त शायद वो हालात इतने कंड्यूसिव नहीं है। आप ये समझ लें कि जो 5 आर्मी चीफ गुजरे हैं उनके साथ इसका फड्डा हुआ था, बल्कि जो आसन नवाज जंजुआ था उनके मर्डर का भी इन पर इल्जाम लग गया था और उनकी बीवी को उनकी जिंदगी के अंदर उनको जनाब BMW की चाबी देने भी गए थे मियां साहब। ये आर्मी चीफ को सब आर्मी चीफ को पता है कि इस तरह की बातें होती रही हैं। फिर इनका काकड़ फार्मूला लगा था जिस वक्त निकाला गया था उनको, फिर उससे जो मुशर्रफ के साथ आप देख लें, ज़िया-उल-हक जो है, जो उन्होंने इसको पाला था और वो इसी को मतलब नर्सरी में उन्होंने पाला। अब सूरत हाल जरा डिफरेंट हो गई है, ठीक है ना। अब सिनेरियो ये हो गया है कि ये समझा ये जाता था, ये ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होकर विद द कनाइवेंस ऑफ लोकल जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट है उसके जरिए वो यहाँ पे आ रहे हैं।
मामला खराब साहब एक छोटी सी, क्योंकि उसमें ये था कि जब ज़ियाउल हक साहब को प्रेशर बहुत से आया था कि जी एक मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए, इस टाइम ना तो बाहर से कोई प्रेशर है ना कोई अंदर से प्रेशर है। ये आपको थोड़ी सी ये भी समझ नहीं आ रही कि ना बाहर से कोई नहीं कहा जा रहा है जी कि आप कोई किसी को लेके आए या ना, और अंदर की सूरत हाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कंप्लीटली काबू पाया हुआ है इस टाइम, यानी छेड़ने का मामला या क्यों, मैं इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं अर्ज करता हूं ना सर, बात ये है ना कि देखें इस वक्त जो छाप है, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि नवाज शरीफ पे अब मिलिट्री इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की वो छाप वो लेकर नहीं है यहाँ पर सस्टेन कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि मामला तब डिफरेंट हो गए हैं। चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया और ईरान और टर्की, इन तीनों का पांचों का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन चुका है, ठीक है ना। अब हमास की और जो इसराइल की जंग लग गई है, अब ये कहा जाता था, बाजवा साहब की मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं कि उन्होंने जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है, लेकिन अब मामला ये हो गया कि इस सूरत हाल में नवाज शरीफ इररेलेवेंट इसलिए हो जाते हैं कि आप देखें कि इस वक्त अगर इसराइल को तस्लीम करने के लिए मियां साहब आएंगे तो वो भूल जाएं, अदरवाइज वो मियां साहब, इसराइल ने खुद मामला खराब कर लिया है, अगर पाकिस्तान मामला खुद खराब कर दिया है। हमास के जाके आप करना चाहिए, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर अगर जमात इस्लामी अगर जुलूस निकालती, उस पर डंडे मारे जाते हैं फलस्तीनियों के हिमायत में जो जुलूस निकालते हैं, ठीक है ना। तो मियां साहब ये चीज अब रियलाइज कर रहे हैं कि जो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, अब वो सिलसिला अब शायद नहीं है। और एक और बात कि 15 महीने पहले भी तो मियां साहब की हुकूमत गुजार के गए हैं ना, तो उस 15 महीने के अंदर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क किया है, ये सागडारी था ना, जिसको पीएफ के जहाज पे बिठा के लेके आए थे कि जी पता नहीं बहुत बड़ा विजिट है, मैंने तो अभी नीचे लैंड नहीं किया तो डॉलर इतना नीचे गिर गया, तो अभी मैं डंडा नहीं चलाया तो मैं यूं कर दूंगा। तो अभी आप मुझे बताएं कि आर्मी चीफ ने क्लेम करते हैं और सही भी कर रहे होंगे कि 50 रुपया डॉलर उन्होंने नीचे किया डंडेमारी करके, या उन्होंने कहा। तो इस सूरत में अगर जो है सागडार साहब को फिर वो इकोनॉमिक विजिट के तौर पे आप मियां साहब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इनका फटा क्या एस्टैब्लिशमेंट से नहीं होगा कि यार तू अगर पीछे 300-150 रुपए डॉलर बढ़ाकर गया और मैंने अगर कम किया तो तुम दोबारा कैसे आ गए? क्योंकि हर जो एपेक्स कमेटी की सरबराही जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है। तो इनका जो ये पिछली दफा जो अब गए थे 2/3 मेजॉरिटी थी, जब मुशर्रफ ने इनको सैक किया था तो 2/3 मेजॉरिटी थी, ये तो अमीरुल मोमिनीन बनने के चक्कर में थे उस वक्त। तो वो मैं नहीं समझता कि इस वक्त भी मियां साहब जो है उनके लिए कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो आपको कुछ इन्होंने केस खुले रखे हुए हैं, खासतौर पर ये जो आपका नैब का केस जो तरामीम है, इसके ऊपर फैसला आना है, वो इनको ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी। ये तलवार इसलिए लटकती रहेगी कि या ताकि ये बंदा जो है ये अपनी औकात से बाहर ना जाना चाहिए। आपको याद होगा जब बरतानिया में थे बैठे, सस्पेंड की गई है, अभी छोड़ा नहीं गया उनको, छोड़ा नहीं है। अब इन्होंने स्टेटमेंट एक दी थी जिस वक्त इनको जनाब ब्रेड कारपेट वेलकम करने के लिए बुलाया जा रहा था, उन्होंने कहा, अब जाहिर है कि इनके बारे में मशहूर है कि तगड़े होते अपना गलों बांधो फड़ते, अगर नहीं होते तो पैर फड़ देने। तो वो अब देखे ना, जब वो लंदन से चलने लगे उन्होंने कहा कि मैं फैज हमीद और बाजवा दोनों का कोर्ट मार्शल करूंगा, साथ उन्होंने कहा कि जादुल हसन और दूसरे 2 जजेस के उनको मैं रगड़ा लगाऊंगा, मेरी हुकूमत ऐसे किया, उसने ऐसे किया। उसके एग्जैक्ट अभी 24 घंटे नहीं हुए थे उसको गए हुए शहबाज शरीफ को, ये भागा हुआ वापस आया और एस्टैब्लिशमेंट ने कहा इंसान के बच्चे बनो, अगर तुम इधर लैंड करोगे। फिर इस प्रोफेसर बट जो इनके बारे में कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट का आदमी, उसने फिर स्टेटमेंट दिया कि मियां साहब ऐतकी जो तुसी अंदर चले गए ना, फिर थोड़ी लत्ता भी नहीं मतलब खोलनी डंडे में। तो ये मैं ये समझता हूं कि वो मियां साहब जो हैं वो किसी भूल में बैठे हुए हैं। और आप मुझे ये बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट कितने को धांधली कर लेगी कि मियां साहब को 2/3 मेजॉरिटी दे दे। मुझे नहीं समझ लगती कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 19-20 कर सकती है, 20-22 कर सकती है, 21-22 कर सकती है। लेकिन अगर देखें उस वक्त जब एस्टैब्लिशमेंट, जिस वक्त बाजवा साहब थे, तो इमरान खान साहब जो थे पंजाब के अंदर, जो उसने इलेक्शन लड़ने थे, उस वक्त तो इन्हीं का बंदा बैठा हुआ था ना, हमजा शहबाज जो चीफ मिनिस्टर था। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी के अंदर इमरान खान 80% सीटें ले गया था। जमीनी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत मुख्तलिफ। जी सर, बिल्कुल सर, वो कितनों को पिस्टल निकाल के आप मेरा ख्याल वो लेकर जाएंगे। अब जितना मर्जी आप देखें, जो फैक्टर है वो इमरान खान का फैक्टर है। अब जाहिर है कि वो जितना मर्जी अब उनको करें, वो जो बंदा जो है 9 मई की बात होती है, जो बंदा जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है वो पे इल्जाम जो है, मैं कहता हूं जिसने 9 मई किया है
अगर उसकी तो पहले इन्वेस्टिगेशन करवाए ना, अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जिस वक्त अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जुडिशियल कमीशन के बारे में उस वक्त सदर साहब ने भी, इमरान खान ने सदर साहब को दिया कि इसकी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, तो आज तक वो सदर साहब के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। और काजी फैज इसा साहब, तो ये पिछला जो केस था उसके अंदर सदर साहब को और उनको वो क्या कहते हैं, एक तरह का वो कहते उनको तंज भी करते हुए नजर आए हैं पिछली दफा ना। तो मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब को चाहिए कि अगर उसने एस्टेब्लिशमेंट की छाप लेकर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ना है, जिस किस्म का भी इलेक्शन लड़ना है, तो फिर आप भूल जाएं कि वो जो लेके आए हैं उनको 5 महीने 6 महीने या साल तक इनको रहे, क्योंकि इनकी एक आदत है जो मैं समझता हूँ कि 5 या 6 आर्मी चीफ के साथ उनका फड्डा पड़ा ही पड़ा है, ठीक है ना। वो फड्डा पड़ने के बाद वो फिर वो क्या कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत जो है वो महबूब नहीं मांगता, वो फिर इसी तरह ही होता है। तो 2-3 दफा तो ऐसे गए हैं ना, सरूर पैलेस में गए हैं पहले, फिर इस दफा लंदन गए हैं वो, तो इस तरह के मामला तय करते हैं जो साद हरेरी ने उनके करवाए थे। तो मैं नहीं समझता कि ज्यादा देर एग्जिस्ट करेंगे इस सूरत। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी छोटा सा जी प्लीज। जैसा बात यह है कि जब इनकी तय हो रही थी और इन्हें प्लेइंग फील्ड जो है वो लेवल करके, यानी वो बिछोना जो बिछाया जा रहा था, और जब इन्हें ऑफर की गई तो इन्होंने फौरी तौर पे एक बयान दाग दिया, जिसकी वजह से मियां शहबाज शरीफ साहब को वापस भागना पड़ा और जाके उन्हें चुप करवाना पड़ा। जी एक चीज मुझे बताइए प्लीज, मियां साहब इस कंडीशन में हैं कि वो अपने फैसले कर सकें, या यानी उनकी इस टाइम मेंटली इस तरह पोजीशन है कि वो अपने फैसले खुद कर रहे हो, या उन्हें कोई सूझबूझ हो इस टाइम, क्योंकि उम्र का और फिर बीमारियों का कुछ तकाजा है? देखें, जहां तक अब लोग कहेंगे कि ये शायद इमरान खान का सपोर्टर है, ये फलां है, मैं तो इंडिपेंडेंट एक बात करने वाला बंदा हूं। मियां साहब से 1000 दर्जे ज्यादा वो शहबाज शरीफ को क्रुक है, ठीक है ना। वो मियां साहब बेचारे वो भोले से हैं। जिस तरह हम इनको देखते थे, हम गवर्नमेंट कॉलेज में जिस वक्त ये खेला करते थे, वो क्रिकेट खेला करते थे, तो उस वक्त जनाब हम अपना मेस आउट करके जाया करते थे, क्योंकि खाना बड़ा अच्छा बना होता था, खा पी के ना, हमें खा पे बड़े अच्छे होते थे। तो मियां साहब उस वक्त भी भोले थे, ठीक है ना। वो रंगीले ने गलत जजमेंट किया कि मियां साहब जो है वो कभी वो नहीं बन सकते थे, अदाकार नहीं बन सकते, हालांकि वो बहुत आला अदाकार बन सकते थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस किस्म की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि मियां साहब फैसले, पहले तो उन पर फैसला करने की वो सलाहियत नहीं है जो एक प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए। मैं तो इसको काकड़ को 1000 दर्जे बेहतर समझता हूं। आपको और ज्यादा हालात और ज्यादा कोई उम्र का सर वो इसलिए हो गए हैं, एंड अब जो है यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्लोबल विलेज, यू आर टॉकिंग टू मी 1 to 1, आप बात कर रहे हैं, ये हजारों लोग वहां पे बैठे हैं। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर चिट्टे लेकर ओबामा के सामने बैठा हुआ हो, तो मुझे आप ये बताएं। अभी आप बात आपने कहा कि मैं कुछ भी क्वेश्चन कर सकता हूं, मैंने कोई चिट नहीं लिखी कि यार ठहरो, ये चिट में अंदर ये बात नहीं लिखी हुई आपने। तो आप एक कोई थोड़ी सी डिक्टेशन लेके जाता है, वो तो चलो याद नहीं रहती चिटों में। बात ये कि आपको ऑफर की जा रही कि आपको वजीर आजम बनाया जाएगा, और आप इस हालत में भी आप जाके ऐसे बयान दे रहे हैं, तो ये तो फिर मखबूतुल हवासी नहीं है कोई इस तरह का। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, कि इसलिए इस मखबूतुल हवासी की जो आप बात कर रहे हैं, इस मेंटल डिस्टॉर्शन की जो आप बात कर रहे हैं, ये ज्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यू विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप ये कभी आकर जैसे कहते हैं, मैं ये बता रहा हूं, मैं इससे बेहतर कहते किसी अच्छे को निकाल लेते, इन्हीं में से अच्छा कोई निकाल लेते, वो पढ़े लिखे भी हैं इसके अंदर, तो हाँ जी वो कर सकते थे। लेकिन ये जो आपके जोम है ना कि जी मैं आई एम द ओनली लीडर आलम इस्लाम का, और भाई यहूदी एजेंट तो अंदर बंद बैठे, वो जो मुसलमान एजेंट है वो किधर है, ठीक है ना। जो अब जो इसराइल में हमास के अंदर जो जंग हो रही है, आपने जो इंटरनेशनल, आपको एक टेलीफोन नहीं किया किसी मुक्तदर किस्म की कंट्री के अंदर के जी आप मुसलमानों की जो एक वो हो एटमी पावर हो, वाहिद मुस्लिम पावर है। मैं तो समझ रहा था कि शायद MBS कॉल करता, ठीक है ना। तो ये जरूर हुआ कि जी काकड़ को उन्होंने बुलाया था 4 दिन के लिए, चाइना ने रखा था, वहां प्यूटन ने भी बुलाया था कि आप मुझे ये बताएं कि आप किसके साथ स्टैंड करते हैं, क्योंकि चाइना के रशिया के इंटरेस्ट हैं शाम के अंदर और ये लेबनान के अंदर, वो किस तरह उनको जो ओपन जो है उनको अलाउ कर दें इसराइल को कि आप ग्रेटर इसराइल के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करें। तो ये इसका असर इधर होना है,
ये जो बात कर रहा हूं आपके आखिरी सवाल का, वो ये इसका असर पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर आना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रशिया और चाइना है, आप देखें ना, रशिया और चाइना का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो अमेरिका है, सी पैक के पाकिस्तान के अंदर जो है। तो सी पैक को अगर किसी तरीके से रोक दिया जाता है, ये आपको क्यों नजर आ रहा है पसनी के अंदर, ग्वादर के अंदर जो अटैक हो रहे हैं, ये क्या ख्याल है कि सिर्फ राह करवा रही है? मैंने तो ये भी इनको कहा है कि जनाब आप इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करवाएं कि वहां पे जो अमेरिकन असला निकल रहा है जो दहशतगर्दों के हाथ में, वो किसने पहुंचाया उनको, हमें बताया जाए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बताएं कि क्या वाकई जो है कि ये जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट CIA भी है वो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, आपकी ब्रिटिश इंटेलिजेंस है, दूसरे और एजेंसीज हैं, क्या सिर्फ राह इन्वॉल्व है इसके पीछे? क्यों अमेरिकन एम्बेसडर ने, अमेरिकन एक कांग्रेसमैन ने 2012 में ये नहीं कहा था कि इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान होना चाहिए? तो अगर इस तरह की बात है, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो है, इसके लिए आपको अवाम की हमायत चाहिए। अवाम की हमायत उस सूरत में होगी जिस वक्त अवाम को फ्री एंड फ्री इलेक्शन दिया जाए, ताकि वो जो आपका लीडर होगा उसके आवाज में और उसके एक्शन में ताड़ो। ये नहीं इस तरह हो सकता जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जी वो एक वो लगा दिया बंदा जो स्टूज बना के बैठा दिया, तो ये तो फिर वही होगा जिस तरह वो मोहम्मद शाह रंगीला था, या वो आपका क्या कहते हैं मोतसम बिल्ला था, मोतसम बिल्ला जो आखिरी आपका जिसको हलाकू खान ने कंबल में डाल के फैंटगी लगा के जान से मारा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह ज्यादा देर चलने वाली बात नहीं है। जबकि मुईशत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में, तो मुझे सागडार जो आप 15 महीने जो बेड़ा गर्क करके गया है उस मैशत का, तो आप कैसे कहते हैं कि वो रिकवर कैसे करेगी फिर? तो ये इनको इमरान के साथ इनको डील करनी पड़ेगी। इमरान को ये देखिए, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त वो बैठी हुई है, इस वक्त आपके पास वो जो टीम बैठी हुई है IMF की, तो क्या IMF वो अंधी है? वो IMF मिलके नहीं गई थी इमरान खान के साथ आखिरी दिनों में, ठीक है? उनके पास उन्होंने कहा, उनको भी तकलीफ हुई थी कि यार IMF वाले उधर भी जाना चाह रहे हैं, तो शायद यानी पोजीशन ऐसी नहीं है। अब तो IMF को ये बताया जा रहा है ना जी कि आप बेफिक्र रहें, हमने उसका डंग निकाल दिया है। शायद मेरा ख्याल ये है डंग वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं ये बता रहा हूं कि अगर अमेरिका जो है ये समझता है कि वाकई इस एरिया के अंदर सी पैक बंद करवा के, और चाइना खामोश रहे, मैं मानने को तैयार नहीं है, रशियंस को खामोश बैठे रहे, मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट जो इनकी बनी है, स्ट्रेटेजिक अलायंस बना है रशिया चाइना और उनका, वो कभी ओपन जो है ग्राउंड नहीं दे सकते अमेरिकन को कि वो या नेटो फोर्सेस को कि वो अपना ग्रेटर इसराइल के लिए काम करें, और इनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं चाइना का रशिया के, वो जनाब उनको इग्नोर कर दिया गया। तो रीजन के अंदर इन्होंने वाकई अपना रोल प्ले करना है, ठीक है ना? अब ये अजरबैजान भी गए थे और कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जो है वो चाइना का खुफिया दौरा भी किया उन्होंने, ठीक है ना? और खुफिया क्यों है ये भी, मतलब ये सोशल मीडिया पे अब कॉमन बात है। और इसी तरह जो 4 दिन के लिए ये एक निगरान वजीर आजम साहब को बुलाया गया था वहां पे चाइना में, जिसमें प्यूटन से भी मुलाकात करवाई गई थी। अब प्यूटन से मुलाकात, मुझे बताएं निगरान वजीर आजम की क्या मतलब औकात क्या होती है? वो तो रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्होंने प्यूटन ने क्या कहा होगा कि जी ठीक है, आप अपना अमेरिका जो भी करना चाह रहा है रीजन में करने दें। आपका क्या ख्याल है? प्यूटन तक इतना नाका चढ़ा को तो किसी मिलने को तैयार नहीं होता। तो 4 दिन ये किस मकसद के लिए लिया? वो तो गए थे सी पैक के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये चीजें जितना आपको आसान लग रही हैं, आपको मुराद यह है कि लोगों को आसान लग रही है, वो उस तरह है नहीं। और ये आपको जल्द बदीद 3 महीने अभी पड़े हैं इसके अंदर 8 फरवरी में, ठीक है ना? उस 8 फरवरी में बड़े वो लिप्स में वो कहते हैं पहले खुम आएगा, फिर अंदर उंडेलेगा, फिर वो जाम आएगा। तो वो मैं समझता हूं कि अभी दिल्ली हनूज दूरस्त, इस तरह इस्लामाबाद हनूज दूरस्त। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आज काफी डिटेल गपशप हुई और उसमें हमने बहुत कुछ आपसे सीखा, बहुत कुछ आपसे इंफॉर्मेशन ली। और यकीनन जी टाइम थोड़ा है जी, अदरवाइज बहुत सारे सवाल थे और भी मैं पूछते चले, हम किसी और प्रोग्राम में यकीनन ये पूछेंगे। यू आर वेलकम सर। हमारे नुमाइंदे चाहे प्यूटन से मिले, चाइना जाएं और अमेरिका जाएं, कहीं भी जाएं, अब उनकी शक्ल चाहे मुंतखब वजीर आजम है या वो एक केयर टेकर वजीर आजम या एक बुरी वजीर आजम, मगर बात उसमें जरूर आती है जी कि वो नुमाइंदे पाकिस्तानी अवाम के हैं या वो किसी और के नुमाइंदे। अगर किसी और के नुमाइंदे तो फिर तो कोई भी चल जाएगा, और अगर वो पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे हैं तो फिर यकीनन इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन में जीत के आना चाहिए, जो भी अच्छा हो, फ्री एंड फेयर। हाँ, फ्री एंड फेयर। वो मियां नवाज शरीफ हो, वो जरदारी साहब हो, मैं ना शेर कहूंगा अगर मियां जीत जाएगा फ्री एंड फेयर में।
जी जी, मौलाना भी हो और बिल्कुल जी, मेरी तरफ से तो मसर्रत शहीन हो तरीके मुसाबात वाली। बेशक जी, काबिल कबूल है हमारे लिए और जी हम जी यकीनन जी इस बात पे बहुत सारी और बातें, बहुत सारी मियाँ साहब से जी और जी बातें जी सर, और जी हम सर, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे मियाँ साहब के साथ। यू आर वेलकम सर। मियाँ इफ्तिखार साहब के, चौधरी इफ्तिखार साहब के साथ मैं मियाँ साहब को गड़बड़ कर रहा हूँ। चलें, आप भी चलें, आजकल मियाँ साहब के दिन अच्छे हैं, यानी जितने हाँ भी जी, मियाँ साहबान हैं उनके दिन अच्छे हैं पाकिस्तान के। तो चलें, चौधरी साहब आपको भी मियाँ मियाँ साहब कह दिया है, अल्लाह करे आप पे भी बहुत सारे अच्छे दिन आए, बहुत खूबसूरत दिन जी, आए। बहुत शुक्रिया जी। आमीन, और नाज़रीन वेलकम सर। इजाज़त दीजिए मुझे और चौधरी इफ्तिखार साहब को। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपके साथ हाज़िर होंगे और मौज़ू तो हमारा जी संडे का सियासत ही होता है और जहाँ तक मुझे लगता है चौधरी इफ्तिखार साहब के साथ सियासत के मामले में बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, बहुत सारी बातें होंगी इनके साथ। हम यानी इनसे बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे और बहुत कुछ निकलवाएँगे इनसे, बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि चौधरी साहब के अंदर है। बहुत शुक्रिया और वेलकम सर। जी अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल कीजिए। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको जो मेरे सुनने वाले और देखने वाले